आर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का भूमिका, डॉलर का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ग्लोबल मनी मार्केट्स पर कैसे राज करता है? आप ये जानने वाले हैं कि 1971 के एक अकेले फैसले ने दुनिया को कैसे हिला कर रख दिया और ये आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानेंगे कि कैसे निक्सन के डॉलर के बदले गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी को अचानक खत्म करने के फैसले ने यूरोपियन लीडर्स को चौंका दिया, जिससे मशहूर हमारा डॉलर आपकी समस्या वाला मोमेंट पैदा हुआ। फिर देखिए कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का आइडिया सिर्फ एक थ्योरी नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसने इकोनॉमी को नया आकार दिया, जिससे यूएस फैक्ट्रीज में नौकरियां गई, ट्रेड गैप्स बढ़े और यूरोप व अन्य देशों पर भारी प्रेशर पड़ा। आखिर में ये पता लगाएं कि क्या डॉलर के डोमिनेंस के साथ हमारा कंफर्ट वास्तव में अगले फाइनेंशियल क्राइसिस के बीज बो रहा है। बने रहिए और आप दुनिया की रिजर्व करेंसी की ताकत और खतरों के बारे में एक क्लियर इंसाइट के साथ जाएंगे। यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स हिंदी बुक समरी एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वो 2025 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है आर डॉलर योर प्रॉब्लम, 7 टर्ब्यूलेंट डेकेड्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंस एंड द रोड अहेड। ये किताब का लेखक हैं केनेथ रोगोफ। आवर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का पहला अध्याय, डॉलर की ताकत का रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएस डॉलर दुनिया पर राज क्यों करता है? ये रातों रात नहीं हुआ। डोमिनेंट करेंसियां हर कुछ सदियों में बदल जाती हैं। कभी कभी पुराने और नए सिक्के कुछ समय के लिए एक साथ चलते हैं। 1500 के दशक में स्पेनिश पीसेस ऑफ 8 सबसे आगे थे। 1600 के दशक में डच फ्लोरिन और गिल्डर ने इसकी जगह ले ली। नेपोलियनिक वॉर्स से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक ब्रिटिश पाउंड ने अपनी जगह बनाए रखी। उस हिसाब से डॉलर अब अपनी मिडिल एज में है। डॉलर का उदय असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ। 1944 में लीडर्स न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए। उन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स तय किए। इसका मतलब था कि हर देश अपने पैसे को एक की वैल्यू से जोड़ता था। यूएस डॉलर इसके केंद्र में था। दूसरे देशों को अपने रेट्स डॉलर के हिसाब से फिक्स करने पड़ते थी। इससे डॉलर को बहुत बड़ी ताकत मिली। 1950 तक यूएस दुनिया के 36% गुड्स और सर्विसेज बनाता था। ये ग्लोबल वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आज डॉलर ट्रेड के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की तरह है। जब देश खरीदते और बेचते हैं तो वे लगभग हमेशा डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। 150 अलग अलग करेंसियों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ज़्यादातर पैसों को पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे टारगेट करेंसी में बदलते हैं। इससे डील्स तेज़ और सस्ती हो जाती हैं। लगभग 90% ग्लोबल करेंसी ट्रेड्स में डॉलर शामिल होता है। सेंट्रल बैंक्स भी अपने लगभग 60% रिजर्व्स डॉलर में रखते हैं। ये रिजर्व्स मनी क्राइसिस के दौरान मदद करते हैं। ज़्यादातर गुड्स और एसेट्स की कीमतें डॉलर में होती हैं। ऑयल के बारे में सोचिए, लगभग 80% ऑयल सेल्स की कीमत डॉलर में तय होती है। इसका मतलब है कि हर कोई डॉलर की वैल्यू पर नज़र रखता है। अगर ये ऊपर या नीचे जाता है तो ऑयल की लागत भी बदल जाती है। न्यूयॉर्क में जो होता है वो टोक्यो के मार्केट्स को हिला सकता है। जापान में लोग कभी डच सिक्कों को नज़रअंदाज करते थे, अब वे हर दिन डॉलर को ट्रैक करते हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स डॉलर को मजबूत बनाए रखते हैं। एक बार जब किसी करेंसी को बढ़त मिल जाती है तो वो और मजबूत हो जाती है। ज़्यादा यूज़र्स और भी ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये लगभग एक मोनोपोली बन जाती है। डॉलर का रोल ट्रेड, डेट और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स को भी आकार देता है। ये अलग अलग इकोनॉमी की मदद भी कर सकता है और उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। इस किताब के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि ये डोमिनेंस कैसे बड़ी चुनौतियां पैदा करता है। आप जानेंगे कि कुछ लोग क्यों मानते हैं कि डॉलर के साथ हमारा कंफर्ट भविष्य में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। ये जानने के लिए बने रहिए कि ये कैसा दिख सकता है। आर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का दूसरा अध्याय, अतीत के करेंसी चैलेंजेस। क्या आपको पता है कि डॉलर को असली खतरों का सामना भी करना पड़ा था? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद डॉलर तेजी से ऊपर उठा, लेकिन 3 राइवल्स ने उसे उसकी गद्दी से हटाने की कोशिश की। पहला था सोवियत रूबल, फिर आया जापानीज येन, आखिर में यूरो ने कदम रखा।
1944 के बारे में सोचिए। डी डे पर भीड़ खुशी मना रही थी, युद्ध खत्म हो रहा था, यूएसडी ऊपर की ओर बढ़ रहा था। फिर भी कुछ लोगों को लगा कि रूबल मुकाबला कर सकता था। 1970s के दशक में इकोनॉमिस्ट्स ने तो बराबर वैल्यू की बात भी की थी। यूएसएसआर तेजी से बढ़ा, उसने बड़े बड़े डैम और न्यूक्लियर प्लांट बनाए, उसके स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन सोवियत सिस्टम में एक बड़ी कमी थी, ये अपने ही नियमों के तहत टिक नहीं सका। 1964 में ब्रेजनेव ने इसे एक मार्केट की तरह काम कराने की कोशिश की। अगर वो सफल हो जाते तो रूबल सच में डॉलर को चैलेंज कर सकता था। अगला था जापान का येन। जापान की इकोनॉमी ने युद्ध के बाद तेजी से तरक्की की। 1960s के दशक में ग्रोथ 10% सालाना तक पहुंच गई। फैक्ट्रियां कार, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती थीं। 1980s के दशक तक जापान हाईटेक में सबसे आगे था। फिर यूएस ने दखल दिया, उन्होंने एक मजबूत येन के लिए दबाव बनाया। 1985 का प्लाजा अकॉर्ड बहुत अहम था। 5 देशों ने डॉलर को कमजोर करने पर सहमति जताई। 2 साल में येन की वैल्यू दोगुनी हो गई। अचानक जापानी सामान महंगे हो गए, फैक्ट्रियों ने अपनी बढ़त खो दी। येन के लिए डॉलर का मुकाबला करने का मौका हाथ से निकल गया। आज कोई भी देश अपने पैसे को येन से नहीं जोड़ता है। आखिरकार यूरोप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। 1999 में यूरो का जन्म हुआ। इसने जर्मनी, फ्रांस और कई और देशों को एक झंडे के नीचे जोड़ दिया। शुरू में ये अनस्टॉपेबल लग रहा था। 2008 तक ये $0.85 से बढ़कर $1.60 पर पहुंच गया। डीप मार्केट्स और स्थिर इन्फ्लेशन ने मदद की। यूरो के पीछे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक का वजन था। फिर 2010 में ग्रीस मुश्किल में पड़ गया। सालों का कर्ज अब भारी पड़ रहा था। छिपे हुए कर्ज और खराब बजट सामने आए। यूरोजोन के पास मनी पावर को सही तरीके से बांटने का कोई रास्ता नहीं था। हर देश अपना बजट खुद रखता था। इस बंटवारे ने यूरो की कमजोरी को दिखा दिया। एक फिस्कल यूनियन के बिना यूरो इस तूफान का सामना नहीं कर सका। कॉन्फिडेंस गिर गया, यूरो ने डॉलर को हराने का मौका खो दिया। इन कहानियों में हमारे लिए सबक हैं। ये दिखाती हैं कि पावर कैसे बदल सकती है। ये दिखाती हैं कि पैसों का कामकाज कैसे इतिहास को आकार देता है। इस किताब में आप जानेंगे कि हर राइवल क्यों ऊपर उठा, आप जानेंगे कि हर राइवल क्यों गिर गया, आप देखेंगे कि डॉलर आज भी क्यों राज करता है। आगे क्या हो सकता है, ये जानने के लिए बने रहिए। आवर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का 3रा अध्याय, भविष्य के मनी राइवल्स। क्या हो अगर डॉलर की टॉप स्पॉट फिसल जाए? 2 बड़े चैलेंजेस आगे आ रहे हैं। एक है चीन का युआन, दूसरा है क्रिप्टो करेंसीज। चीन का एक क्लियर प्लान है। इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सड़कों और पोर्ट्स को फंड करने के लिए बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम बनाया। उन लोन्स में से कई युआन का इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का नहीं। चीन ने दर्जनों देशों के साथ डील्स भी की हैं। ये करेंसी स्वैप्स उन्हें सीधे युआन में ट्रेड करने देते हैं। फिर आता है डिजिटल युआन। ये गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल कॉइन है। ये स्विफ्ट को बाईपास कर सकता है, जो ग्लोबल बैंक पेमेंट्स के लिए मेन सिस्टम है। चीन बहुत बड़ा है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये 120 से ज़्यादा देशों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। जब चीन और रशिया एनर्जी का ट्रेड युआन में करते हैं तो ये एक मैसेज देता है। अगर सऊदी अरेबिया तेल के लिए युआन लेता है तो ये फाइनेंस में पावर को बदल देता है। क्रिप्टो करेंसीज एक अलग रास्ता अपनाती हैं। बिटकॉइन और दूसरे रेगुलर बैंक्स के बाहर काम करते हैं। वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के बजाय कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉइन्स वॉलेटाइल हो सकते हैं। इनका मार्केट अभी भी छोटा है, फिर भी लोगों को ये पसंद है कि वो हर दिन 24 घंटे चलते हैं। वे कैपिटल कंट्रोल्स को भी रेजिस्ट करते हैं। कुछ देश ये फ्रीडम चाहते हैं। एल साल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को लीगल मनी भी बना दिया। ये एक बोल्ड मूव था। ये दिखाता है कि और भी जगहें डॉलर के अलावा ऑप्शंस चाहती हैं। स्टेबल कॉइन्स इस मिक्स में जुड़ते हैं। वे डॉलर जैसी रियल करेंसी से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी क्रिप्टोटेक का इस्तेमाल करते हैं। वे बिना बैंकों के बीच में आए बॉर्डर्स के पार बिलियंस मूव करते हैं। न तो युआन और न ही क्रिप्टो के पास वो ट्रस्ट या पहुंच है जो डॉलर के पास है। उनके पास बड़े इंस्टीट्यूशंस का डीप बैकअप नहीं है। उन्हें डोमिनेंट बनने के लिए और ज्यादा नेटवर्क इफेक्ट्स की जरूरत है। लेकिन दोनों ही असली चैलेंजेस हैं। वे दुनिया को ग्रीनबैक से आगे सोचने के लिए पुश करते हैं। इस किताब के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि ये बदलाव ग्लोबल फाइनेंस को कैसे नया आकार दे सकते हैं। ये जानने के लिए बने रहिए कि भविष्य कैसा दिख सकता है। आर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का 4थी अध्याय, डॉलर से जुड़ा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देश अपने पैसे को यूएस डॉलर से क्यों जोड़ते हैं? ये आसान लगता है।
आप अपने पैसे को एक फिक्स्ड रेट पर डॉलर के बदले स्वैप करने का वादा करते हैं। आप उस वादे को पूरा करने के लिए बड़े डॉलर रिजर्व्स रखते हैं। इससे स्टेबिलिटी आती है, ट्रेड आसान हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है। मेक्सिको ने 1988 में ये कोशिश की थी। उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर था, कीमतें हर कुछ महीनों में दुगनी हो जाती थीं। उन्होंने पैसों को डॉलर से कुछ तय स्टेप्स पर फिक्स कर दिया। शुरू में ये काम कर गया। इन्फ्लेशन 159% से गिरकर सिंगल डिजिट्स में आ गया। इन्वेस्टर्स की भीड़ लग गई। लेकिन 1994 तक चीजें बदल गईं। मेक्सिको का करंट अकाउंट गैप जीडीपी के 8% पर पहुंच गया। पैसों बहुत मजबूत हो गया था। दिसंबर 1994 में उन्होंने पेग छोड़ दिया। फिर पैसों ने हफ्तों में अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो दी। इसके बाद एक गहरी मंदी आई। थाईलैंड ने 1990 के दशक में ऐसा ही रास्ता अपनाया। बैंक ऑफ थाईलैंड ने बाहट को लगभग 25 प्रति डॉलर पर सेट किया। इससे एशियन टाइगर बूम लॉन्च करने में मदद मिली। पैसा अंदर आने लगा, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगी। 1996 तक करंट अकाउंट गैप भी जीडीपी के 8% पर पहुंच गया। पेग की नींव कमजोर हो गई थी। स्पेक्यूलेटर्स को मौका दिख गया। जुलाई 1997 में जॉर्ज सोरोस और दूसरों ने बाहट के खिलाफ दांव लगाया। थाईलैंड के डॉलर रिजर्व्स कुछ ही दिनों में गायब हो गए। बाहट ढह गया। वो क्रैश पूरे एशिया में फैल गया। ये कहानियां एक अहम सच्चाई दिखाती हैं। पेगिंग तब तक काम करती है जब तक वो फेल नहीं हो जाती। ये सालों तक शांति ला सकती है, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी पेग से भटक जाती है तो मुसीबत तेजी से आती है। आप अपने खुद के इंटरेस्ट रेट्स पर कंट्रोल खो देते हैं। आप रिसेशन से लड़ने के लिए एक जरूरी टूल छोड़ देते हैं। जब पेग टूटता है तो कीमतें बेतहाशा घटती बढ़ती रहती हैं। बैंक फेल हो सकते हैं, नौकरियां चली जाती हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। यूएस को ग्लोबल स्टेबिलिटी की ज्यादा परवाह करनी पड़ती है। उसने ये काम कभी मांगा नहीं था, और जो देश पेग करते हैं उन्हें यूएस पॉलिसी पर करीब से नजर रखनी पड़ती है। फेड का रेट बढ़ाना उन पर भारी पड़ सकता है। वे डॉलर के मूड के हिसाब से जीते हैं। इस किताब के इस हिस्से में आप इन फिक्स्ड सिस्टम्स के काम करने के तरीके के बारे में और जानेंगे। आप देखेंगे कि क्यों कई लोग डॉलर की सेफ्टी चुनते हैं। आप ये भी जानेंगे कि ये सेफ्टी पलक झपकते ही रिस्क में क्यों बदल सकती है। ये जानने के लिए बने रहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डॉलर के साथ रहना किसी देश की किस्मत को कैसे आकार दे सकता है। हमारा डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का 5वां अध्याय, असाधारण विशेषाधिकार। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएस ग्लोबल मनी मार्केट्स में अपनी टॉप स्पॉट क्यों बनाए रखता है? इसका जवाब उन बड़े फायदों में है जो उसे मिलते हैं। पहला, विदेशी देश यूएस डेट रखना पसंद करते हैं। मिड 2024 तक दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स के पास 6.7 ट्रिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी बिल्स थे। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 8.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। वे डॉलर इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो इसे सबसे सेफ बेट मानते हैं। ये अमेरिका को वो देता है जिसे इकोनॉमिस्ट्स एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं। यूएस किसी और की तुलना में कम रेट्स पर पैसे उधार ले सकता है। ये दुनिया का सबसे सस्ता क्रेडिट कार्ड रखने जैसा है। इस विशेषाधिकार की बदौलत यूएस कंज्यूमर्स और बिजनेसेस जब उधार लेते हैं तो कम पेमेंट करते हैं। सरकार बिना आम पैसों की चिंताओं के बड़ी स्पेंडिंग प्रोग्राम्स चला सकती है। बुश से लेकर ओबामा, ट्रंप और बाइडेन तक सभी राष्ट्रपतियों ने ट्रिलियन डॉलर के डेफिसिट्स चलाए हैं। फिर भी यूएस को कभी भी उस तरह के मनी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता जो दूसरे देशों में आते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका अपने ज़्यादातर इंपोर्ट्स डॉलर में खरीदता है। जब वो सऊदी अरेबिया को तेल के लिए या चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पेमेंट करता है तो वो अपनी खुद की करेंसी का इस्तेमाल करता है। यूएस बस ऐसे IOUs दे देता है जिन्हें वो खुद प्रिंट कर सकता है। दूसरा, डॉलर डोमिनेंस वर्ल्ड स्टेज पर रॉ पावर लाता है। यूएस ऐसे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा सकता है जो बहुत तगड़ा असर करते हैं। 2022 में रशिया ने ये दर्द महसूस किया जब अमेरिका ने यूक्रेन इन्वेजन के बाद उसे डॉलर पेमेंट सिस्टम से काट दिया। मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अकेला डॉलर पूरी इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। तीसरा, ये सिस्टम अमेरिका में भारी धाराएं भेजता है।
दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिकन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। ये फ्लो इकोनॉमी में ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये बड़े एसेट बबल्स भी पैदा कर सकता है, लेकिन अभी के लिए इसका मतलब है कि ज्यादा डॉलर अमेरिकन मार्केट्स में आ रहे हैं। आखिर में फेडरल रिजर्व को एक अनोखी आज़ादी मिलती है। ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स इस बात से डरते हैं कि रेट्स बढ़ाने से पैसा उनके देश से बाहर भाग जाएगा। उन्हें एक्सचेंज रेट क्राइसिस का डर होता है। फेड को इन सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता। वो मुख्य रूप से इस आधार पर इंटरेस्ट रेट्स तय कर सकता है कि यूएस इकोनॉमी के लिए घरेलू स्तर पर क्या काम करता है। ये सभी फायदे मिलकर एक पावरफुल मिक्स बनाते हैं। कम बोरोइंग कॉस्ट्स, मजबूत जियोपॉलिटिकल टूल्स, पैसे का स्थिर इनफ्लो और एक सेंट्रल बैंक जो लोकल ज़रूरतों पर फोकस कर सकता है। अभी के लिए अमेरिकन लीडर्स मानते हैं कि ये फायदे जोखिमों से ज़्यादा हैं। वे दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को चलाने का बोझ स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नए चैलेंजेस उभर रहे हैं और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, ये बैलेंस बदल सकता है। इस किताब के साथ बने रहिए ये देखने के लिए कि आगे क्या पासा पलट सकता है। आर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का 6वां अध्याय, एक अस्थिर भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर की गद्दी को क्या गिरा सकता है? रिस्क जितना कई लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। पहला खतरा है इन्फ्लेशन। फेडरल रिजर्व कीमतों को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फेड बाहरी ताकतों से इम्यून नहीं है। पॉलिटिक्स लूज पॉलिसीज के लिए पुश कर सकती है। लीडर शॉर्ट टर्म ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कम रेट्स की मांग कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ज़रूरत से टकरा सकता है। जब रियल रेट्स बढ़ते हैं तो स्टॉक्स गिरते हैं। फिर भी कंज्यूमर्स कम रेट्स पर खुश होते हैं, सस्ते लोन्स अच्छे लगते हैं। ये सभी प्रेशर्स मिलकर रेट्स को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा सकते हैं। इतिहास हमें दिखाता है कि क्या हो सकता है। 1970 के दशक में ऑयल शॉक्स ने तगड़ा झटका दिया। लूज पॉलिसी ने मामलों को और बिगाड़ दिया। 1980 तक इन्फ्लेशन 13% से ऊपर चला गया। उस दौर के दर्द के कारण रेट्स 20% से ऊपर चले गए। रिसेशन बहुत गहरा था, लेकिन इस क्राइसिस ने फेड को नई क्रेडिबिलिटी दी। अगर आज इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाए तो ये डॉलर डोमिनेंस को बर्बाद कर सकता है। ट्रिलियंस डॉलर रखने वाले सेंट्रल बैंक्स अपनी असली वेल्थ को गायब होते देखेंगे। वे डॉलर एसेट्स बेचने के लिए दौड़ पड़ सकते हैं। यूएस डेट इस रिस्क को और भी तीखा बना देता है। फेडरल डेट 33 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। ये जीडीपी के 120% से ज़्यादा है। हर साल सरकार अपनी बजट का एक बढ़ता हुआ हिस्सा इंटरेस्ट पर खर्च करती है। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो वे कॉस्ट्स एक्सप्लोड कर सकती हैं। ये सरकार को एक मुश्किल में फंसा देता है। हाई रेट से डेट क्राइसिस का रिस्क होता है। लो रेट्स इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। फेड को डॉलर बचाने और सरकार को बैंक्रप्सी से बचाने के बीच चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या हो अगर डॉलर अपनी पकड़ खो दे? ग्लोबल ट्रेड बिखर सकता है क्योंकि देश नए एंकर्स की तलाश करेंगे। वही नेटवर्क इफेक्ट्स जिन्होंने डॉलर को किंग बनाया वे पलट सकते हैं। कॉन्फिडेंस किसी भी पैसे की ताकत का दिल होता है। अगर भरोसा टूटता है तो ये बदलाव तेजी से हो सकता है। अमेरिका का एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज रातों रात एक भारी बोझ में बदल सकता है। इस किताब के अगले हिस्से में आप और गहराई में जाएंगे। आप देखेंगे कि ये ताकतें डॉलर पर कैसे पुश और पुल करती हैं। आप जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ये जानने के लिए बने रहिए कि हमारी मॉनेटरी दुनिया वास्तव में कितनी नाजुक हो सकती है। आर डॉलर योर प्रॉब्लम बुक समरी का निष्कर्ष, अंतिम विचार। आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस डॉलर दुनिया के पैसों पर राज करने लगा। आपने जाना कि अमेरिका को इतने सारे पर्क्स क्यों मिलते हैं। ये सस्ते में उधार ले सकता है और बिना बड़ी चिंताओं के ज़्यादा खर्च कर सकता है। आपने ये भी देखा कि कैसे दूसरे देशों को इसके हिसाब से ढलना पड़ता है या साथ चलने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन इस पोजीशन में दरारें हैं। बढ़ता हुआ यूएस डेट और बढ़ती कीमतें डॉलर में भरोसे को हिला सकती हैं। अगर कॉन्फिडेंस गिरता है तो डॉलर अपनी टॉप स्पॉट तेज़ी से खो सकता है। ये जानने से आपको आने वाले सालों में डेट और इन्फ्लेशन कैसे मूव करते हैं इस पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। आप समझेंगे कि यूएस मनी पॉलिसी में बदलाव हर जगह क्यों मायने रखते हैं। आप उन संकेतों को पहचान पाएंगे अगर डॉलर की ताकत फीकी पड़ने लगे। इस बुक समरी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो एक कमेंट छोड़ें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपसे अगली बुक समरी में मिलते हैं। दूसरी बुक समरी भी सुनिए।
डिस्क्लेमर, इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा यानी शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी ना करें और पायरेसी का समर्थन ना करें। ये सामग्री उल्लेखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगतता पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।